चलिए, पिछली क्लास में हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हुआ था। क्या? आइसोमेरिज्म। और अब हम शुरू करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी आई थी। एक का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक का नाम था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोबारा बोलो, एक का नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक का नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां रहेंगी, उन्हें दूर करेगा कौन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कुछ कमियां रहेगी, उन्हें कौन दूर करेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ? इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सीएफटी ही हमें पढ़नी होगी क्योंकि वहीं से सवाल आएगा। अब बात आती है वीबीटी की। तो वीबीटी क्या कहती है, जरा सुनना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर मेटल कैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ये वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। लेकिन उससे पहले ये वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर लिया जाएगा। तो दोबारा से चलें, लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ये वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, उसके बाद ही बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आपकी होगी। तो हमें नोट करके लिखना है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन ligand donate its lone pair into vacant orbital of metal cation or atom, but before this these orbitals equalize their energy. Before this these orbitals equalize their energy through the phenomena of hybridization. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपका लोन पेयर लिया जाएगा। तो आपने वीबीटी में नोट कर लिया कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड डोनेट इट्स लोन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन और एटम, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन और एटम। बट बिफोर दिस these orbitals equalize, but before this these orbitals equalize their energy, these orbitals equalize their energy, these orbitals equalize their energy by the intermixing of these orbitals through hybridization phenomena. ठीक है, अब इधर ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान रखना, वीबीटी क्या कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड, देखो, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर decided by nature of ligand, decided by nature of ligand। तो नेचर ऑफ लिगेंड से डिसाइड होगा सब कुछ। अब ये नेचर ऑफ लिगेंड क्या होता है, दोबारा से सुनना, मैंने जो बोला। वीबीटी ये कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन जो अभी था कॉम्प्लेक्स का, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये सब डिसाइड होगा नेचर ऑफ लिगेंड से। अब ये नेचर ऑफ लिगेंड क्या होता है? हमारे पास दो तरह के लिगेंड्स होंगे, एक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहे जाएंगे, एक जो वीक फील्ड लिगेंड कहे जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुनना, एक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहे जाएंगे
और एक जो वीक फील्ड लिगेंड कहे जाएंगे। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास लिगेंड होंगे। ठीक है, और इन दोनों की नेचर जो है उससे डिसाइड होगा सब कुछ। वीक फील्ड कुछ और करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ और करेगा। तो पहले हमें जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन से होते हैं वो हम याद कर लेते हैं, बाकी इसकी डिटेलिंग हम CFT में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं आएगी समझ में। ठीक है, इधर देखो, ये होता है अमोनिया पिरिडीन, ये डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन। चलो याद करो, अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन। दोबारा याद करो, अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन। स्नेहाशीष जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही, मैंने बोला ना रिपीट करो। अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन। ठीक है, याद हुआ? अमोनिया पिरिडीन, अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। ये तो ऐसे ही याद हो गए, NO2CnCO। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। दोबारा बोलो, अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। दोबारा बोलो, अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, बीच में फंस गया इन, NO2CnCO। दोबारा बोलो, अमोनिया पिरिडीन, डाई पिरिडीन, ठीक है, बीच में फंस गया इन। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, नोट कर लो इसको। ठीक, तो अगला नोट क्या लिखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइडेड बाय नेचर ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू VBT। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं VBT के पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स उन्हें कहा जाता है जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाता। ठीक है, पोस्टुलेट्स। VBT ने बोला पहला कि अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उनके पॉसिबल पेयर बना देगा। क्या बोला उसने, बताओ? कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनके पॉसिबल पेयर बना देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनके पॉसिबल पेयर बना देगा। ठीक है, यानी उसने क्या बोला कि अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पॉसिबल पेयर बना देगा। ठीक है, क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट लिखो, पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। उसमें लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन और एटम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन और एटम and form possible pair of unpaired electrons and form possible pair of unpaired electron। नोट करो इसको। ठीक है, दूसरा लिखो, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड does not change, weak field ligand does not change configuration of metal cation और atom। weak field ligand change नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे वीक फील्ड कौन से होते हैं, बताओ तो सही। जितने भी अपन ने लिखे थे अभी वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड थे, इनके अलावा जो भी होंगे वो जनरली आपको वीक फील्ड ही बोलने हैं। एक दो केसेस आएंगे वो मैं CFT में समझा दूंगा अच्छे से। तो मतलब अगर मान लो 100 लिगेंड है तो उसमें से आपके 98 तो समाप्त हो गए, 1-2% जो बचे हैं वो समझा दूंगा मैं। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन और एटम। दूसरा, वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन और एटम। क्लियर? तीसरा, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, देन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और चौथा, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट देन इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको आता ही है, म्यू √NN+2
बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था तो √n+2, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसको बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या होता है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये अंडर रूट आ गया n, यहां n इजिकल टू क्या लेना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इसको UPE, तो म्यू कितना आता था 1.73, 2 है तो 2.80, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92। कुछ याद आया, ये 11th में भी पढ़ाया था आपको। और इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, ये फर्स्ट लेटर हमेशा क्या बताएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को। हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो 2 चीजों से मिलके बनता है। पहला होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। हमारे सिलेबस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो क्या बचा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बचा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर। और ये क्या बचा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखें या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखें, एक ही बात होती है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। दोबारा सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट 2 चीजों से मिलकर बना है, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हटा दो, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एक तरह से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो सवाल में आपको या तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ मिलेगा या आपको मैग्नेटिक मोमेंट लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही बात है आपके लिए, ठीक है। तो ये 4 बातें आपके समझ में आ गई, अब ध्यान से देखना। पहली, पहली क्या थी, जल्दी बताओ। फर्स्ट, पहली ये थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन और एटम एंड फॉर्म पॉसिबल पेयर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी कि वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट चेंज द कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन। तीसरी, कॉम्प्लेक्स अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। चौथी बात, और चौथी ये थी आपकी कि म्यू जो होता है उसका फॉर्मूला और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब सवाल आएगा आपके पास कि CONH3(6)+3, आपसे बोलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अब जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक आप करेंगे वो होगी मेटल कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दिया तो आपसे दुनिया की सारी चीजें गलत होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा पढ़ाते समय वीबीटी में सबसे पहले एक बार कॉन्फ़िगरेशन जरूर बताता हूँ कि ये हालत दिमाग में फिट रखो, क्योंकि जब भी ऐसी कोई गलती होती है, सिली मिस्टेक होती है, तो आप फंस जाओगे। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर आप इसमें देखते हैं तो क्या आएगा, ये 3D1 4s2, ये आएगा 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2।
ये कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में हमेशा फिट होना चाहिए। देखो 3D1 4:2, 3D2 4:2, 3D3 4:2, 3D5 4:1, 3D5 4:2, 3D6 4:2, 3D7 4:2, 3D8 4:2, 3D10 4:1, 3D10 4:2। ये आपके दिमाग में हमेशा ही होना चाहिए। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? क्लियर? ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा दिमाग में होना चाहिए। और ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपको जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपके s ऑर्बिटल से। कहां से निकलेगा? s ऑर्बिटल से। कहां से निकलेगा? s ऑर्बिटल से। कहां से निकलेगा? s से। हमेशा पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे s से और फिर d से। बस ये चीज आपने याद रख ली तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा पहले s से निकालेंगे फिर d से निकालेंगे बस। और ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा दिमाग में रहेगा, फटाफट लिखना आना चाहिए। यहां देखो आप, ये जीरो, इसका चार्ज जीरो है, इसका चार्ज जीरो है, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सीधी कोबाल्ट की होगी, तो कोबाल्ट पर +3 चार्ज आ रहा है, तो आपने तुरंत लिखा कोबाल्ट +3। और कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहां से देखोगे 3D7 4:2, तो यहाँ अल्टीमेटली कितना आएगा? 3D6। कितना आएगा? 3D6। तुरंत लिख दिया आपने। ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप गलती से पहले D से निकाल देते और फिर S से निकालते तो हो जाता कल्याण आपका, तो आपसे कभी बनता ही नहीं। अब उसके बाद आपने क्या करा? D6 होता है, तो D6 भरना आता है आपको नॉर्मली। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, ये 6 भर दिया। अब आपको पता था कि जो अमोनिया है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेंस वीबीटी ने क्या कहा? इट विल पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इज SFL, ठीक है, हेंस इट विल पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट विल पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेगी और पॉसिबल पेयर बना देगी। ये 3D था, इसके बाद ये 4s खाली है, 4s के बाद ये 4p भी खाली होता है, ठीक है। पॉसिबल पेयर बना दो इसके जितने भी अनपेयर्ड हैं उन सबके, तो ये पेयर बन गए। 6 थे तो 1 2 2 4 2 6 पेयर हो गए, ठीक है। पॉसिबल पेयर बनने के बाद ये ऑर्बिटल खाली हो गया, ये ऑर्बिटल खाली हो गया। पोस्टुलेट है, आप फिर से अपने माइंड में डाउट नहीं लाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया। वीबीटी ने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसा करता है तो आपको मानना है, क्यों? क्योंकि ये पोस्टुलेट है, ठीक है। पोस्टुलेट्स के अंदर आप एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते उससे। अब मैंने क्या देखा कि मुझे यहाँ पर 6 लिगेंड देखे, मैंने यहाँ क्या देखे? 6 लिगेंड। तो अगर 6 लिगेंड देखे मैंने, तो मुझे कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था कि लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा और ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा, और जब वो वैकेंट ऑर्बिटल में दे जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पक्का? क्लियर सबको? तो वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 3D और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। दोबारा बोलो, 3D और 4s का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। 3D और 4s का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए 3D और 4s आपस में हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, लेस एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से। तो ये 3D इस 4s के साथ 4p के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है, क्योंकि D ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1D और 4s के बीच में एनर्जी गैप कम रहता है, कम रहता है। यही समझ बात? क्लियर? अब देखो इधर, क्लियर? देखो अब इधर कितने हुए ये? 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका? D2sp3। और D2sp3 जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के बाद एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। म्यू इसका कितना आएगा? 0। अब एक लाइन और मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं हम इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ इसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। क्या बोला, जल्दी बताओ? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा अभी। एक कॉम्प्लेक्स और आएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स और कौन सा आएगा बताओ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब सुनो, अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये अंदर वाले डी, अंदर मतलब 3D, क्योंकि इसके बाद ये 4s आता है, 4p आता है और 4d भी होता है। 4s आएगा, 4 मतलब 4s आएगा, 4p आएगा, 4d भी होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 3D वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंदर वाले, तो इसका नाम होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाले, अभी अगला एग्जांपल लेंगे, बाहर वाला अगर काउंट होगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, तो उसको कहते हैं अपन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसको क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? क्लियर सबको? अब एक लाइन और आएगी इसके अंदर अभी, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। इसको एक लाइन और क्या बोला जाता है ये अभी बाद में बताता हूं, चलो ठीक है, बिठा दो इसको। अगला आपका आएगा ये FCO F6 3-। अब आप दिमाग लगाओ, CO F6 3-। तो यहां कोबाल्ट पर कितना चार्ज आया? +3। +3 आया तो यहां 3D कितना आएगा? 6। D6 को कैसे भरते थे? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर ये आएगा F-। F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो इट विल नॉट पेयर अप अनपेड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड आपको बोला चेंज नहीं करता कॉन्फ़िगरेशन में, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। 3D के बाद आएगा एक 4s और फिर आता है आपका 4p जो मैंने बोला था अभी, और अगला 4d भी होता है इसी में ही। 4 शेल है ना। तो अब ध्यान से देखो आप, एक 2 3 4 5 ये खाली पड़े। कितने लिगेंड है यहाँ पे? 6 लिगेंड है। तो सोचो अब क्या होगा, ये आपका S, 6 डब्बे मुझे चाहिए चाहिए, तो 6 डब्बे होंगे तो ये 1 2 3, ये एक S 3p और 2d, तो एक S 3p और 2d का मतलब क्या हो गया? sp3d2। sp3d2 के बाद ऑक्टाहेड्रल, तो ये है ही सही ऑक्टाहेड्रल। अब पैरामैग्नेटिक, तो ये है ही सही। ये देखो आप, पैरामैग्नेटिक दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। म्यू अगर निकालेंगे आप तो 1 2 3 4 4.92 आएगा बोर मैग्नेटॉन। म्यू क्या आएगा? 4.92 बोर मैग्नेटॉन। ठीक। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा नहीं होगा? ये बाहर वाला D जा रहा है, देखो 4D, ये 4D जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ये बाहर वाला D यानी 4D जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 4D जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला? आउटर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये आपको बार बार डाउट आएगा साला कि आउटर ऑर्बिटल कैसे देखूंगा, इनर ऑर्बिटल कैसे देखूंगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा। देखो इसका की पॉइंट बताता हूं। अगर कभी हाइब्रिडाइजेशन में आपको ऐसे लिखा आ गया sp3d2, तो ऐसा नहीं लग रहा डी बाद में तो आउटर है, और अगर पहले लिखा होता, पहले लिखा है तो इनर है, इनर पहले है तो इनर, बाद में है तो आउटर। इस हाइब्रिडाइजेशन को कौन सा कॉम्प्लेक्स कहोगे आप? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहोगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले डी लिखा है तो इनर है, बाद में लिखा है तो आउटर है, बस। अब एक लाइन और आएगी इसको, वो मैं लिख देता हूं। ये कॉम्प्लेक्स होता है लेबाइल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? लेबाइल। क्या होता है ये? लेबाइल। ये क्या होता है साहब? लेबाइल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हमेशा लेबाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या यूं कहो कि ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड से बनेगा, स्ट्रांग होगा या थोड़ा वीक रहेगा? वीक फील्ड वाला वीक ही रहेगा। वीक रहेगा मतलब आसानी से पानी में डिसोसिएट हो सकता है, तो लेबाइल है। लेबाइल का मतलब आसानी से हट जाने वाले। एक होते इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट मतलब जिसमें स्ट्रांग बॉन्ड होगा। स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो बॉन्ड इजीली नहीं हटेगा, तो वो इनर्ट होगा। तो इससे पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या बताया था? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। यानी इनर ऑर्बिटल वाले क्या कहलाएंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। दोबारा बोलो, इनर वाले क्या कहलाएंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर वाले क्या कहलाएंगे? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल को क्या बोला जाएगा? इनर्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनते हैं, वो आसानी से पानी में डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि ये लेबाइल होंगे, क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड है और ये आसानी से पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर? तो लेबाइल का मतलब समझ में आया। और एक बात और देखना, लेबाइल और इनर्ट ये जो टर्म है ये कानेटिक टर्म है, कानेटिक थर्म स्टेबिलिटी को बताने वाली। ठीक है, और हम जो स्टेबिलिटी पढ़ते हैं वो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग मैं आपको CFT में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी नाम समझ में आ जाएगा कि लेबाइल और ये कौन सी स्टेबिलिटी होती है? काइनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना है, बस ये समझ में आया जो मैंने बताया, आया ना? ठीक, चलो। क्लियर? अब इधर देखो, अब आपसे बोला है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। चलो ट्राई करो फटाफट, सब लोग ट्राई करो। आप देखो, आपने निकाला होगा तो। थ्री डी 8, ये 4s0 हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, ये S खाली है।
अब अगर मैं VBT की बात मान लूं, अगर मैं VBT की बात मानूं तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयरिंग होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए, आया ना। अब पेयरिंग होने के बाद मेरे को आपको बताया था मैंने 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो कितने चाहिए, 6 डब्बे खाली चाहिए, 6 डब्बे खाली चाहिए तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 डब्बे ऐसे लेने पड़ेंगे। और अगर मैं ऐसे 6 डब्बे लूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d, और अगर ऐसे हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? 3d और 4d में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, 3d और 4d में, 3d और 4d में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, 3d और 4d में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तो 3d और 4d में एनर्जी गैप अगर ज्यादा होता है तो ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है तो जब इसका हाइब्रिडेशन निकाला गया तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए एक तरीका होता है और उस तरीके के बाद हम इसको डिसाइड करते हैं। ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद हम ये देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद हम ये देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। इस कॉम्प्लेक्स को भी किस में डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद क्या पाया गया, ये पैरामैग्नेटिक था, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा है, तो हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद हमें आया 2.87। 2.87 आने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन तो है, ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसको तो झुटला नहीं सकते। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें, और अगर इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहां पर ये पेयरिंग नहीं हुई, यानी ऐसा का ऐसे ही होना चाहिए। और अगर ऐसा का ऐसा ही होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है 1s 3p और 2d जाएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या बनेगा इसका, sp3d2। ये तो नहीं बन सकता। तो अब यहां पर तो फिर फंस गए। हमने VBT से बोला कि ये sp3d2 क्यों आ रहा है, जबकि आपने पोस्टुलेट दिया था, आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो, बोलो आपने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो पेयर करेगा, पॉसिबल पेयर बनाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन के। यहां क्यों नहीं बना रहा बताओ? VBT ने कहा नहीं बताएंगे। हमने बोला क्यों? बोला आता ही नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ? बोले आता ही नहीं है। फंस गए? आया ना? बोलो, बोलो आता ही नहीं है, कहां से करें? क्लियर सबको? तो ये ड्रॉबैक हो गया, पहला ड्रॉबैक। VBT कांट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रॉपरली। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपरली नहीं समझा पा रहा। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए डायामैग्नेटिक, और इसके हिसाब से आ रहा है पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब तो गड़बड़ हो गई। क्लियर? क्लियर? तो पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक देखो इसका, ये सब CFT बताएगा भैया, अभी कुछ डाउट क्लियर नहीं होगा आपका इस पे। इसका डाउट कौन क्लियर करेगा? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये अगर आप स्कैंडियम पर +3 लाते हैं तो 3D बनाएगा, एक अनपेड आएगा, ये 1s, ये 3p आएगा। अब अगर आप VBT के हिसाब से चले तो 6 लिगेंड है,
उसने कहा था 6 के 6 आपके हाइब्रिडाइजेशन में जाने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल जो होंगे वो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं वीबीटी की बात मान लूं तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बनना चाहिए, 1 2 3 4 D4 sp, लेकिन ऐसा हाइब्रिडाइजेशन तो है ही नहीं इसका, यह हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी होता है इसका, होना तो यही चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है पता है, इंटरेस्टिंग, D2 sp3। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि आप ये 2 ऑर्बिटल छोड़ के D के ये 2 ले रहे हो, इसका मतलब है कि आप ये 2 ऑर्बिटल छोड़ के D के ये वाले 2 ले रहे हो, तो ये 2 छोड़ रहे हो आप, तो ये क्यों छोड़ रहे हो, वीबीटी से पूछा है क्यों छोड़ रहे हो भैया, वीबीटी ने कहा नहीं बताएंगे, हमने कहा क्यों, बोला आता ही नहीं है, CFT बताएगा कि क्यों छोड़े गए ये, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन D2 sp3 आ गया। इसका निकालो +3 है, अरे यार वो स्कैंडियम वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसका 3D1 4s2 था ना, वह +2 कर लेना, सॉरी उसको सही कर लेना, वो यहाँ पर +2 करना, तब जाके स्कैंडियम पर 1 आएगा, ठीक है, +3 नहीं, यहां पर भी आपको क्या करना है, H2O6। वैसे एक बात बताओ मैं आपको, जनरली +2 होता नहीं है कॉम्प्लेक्स, वो है ना, यहां देख के बताओ कितना आएगा, ये TiH2O6 प्लस टाइटेनियम का होता है आपका +2, और +2 वाला कॉम्प्लेक्स भी ले लेते हैं, और इसका +3 वाला कॉम्प्लेक्स भी ले लेते हैं, क्लियर। अब देखो इधर, तो अगर आपको स्कैंडियम टाइटेनियम +2 करते हैं, पहले तो 3 की बात कर लो, तो यहाँ भी 3D1 आएगा, ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, फिर से वही प्रॉब्लम है, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या आना चाहिए था, ये D4 sp3, ये नहीं आ रहा, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, D2 sp3। अब सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों, सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों, तो ये भी दिक्कत है, क्लियर। अगला आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स, यहां पर आप अगर +2 लगा दो तो अब देखो क्या आ रहा है, टाइटेनियम +2 कर रहे हो तब भी आपके पास क्या आ रहा है, 3D2। अगर ये 2 आ रहा है ये सिचुएशन आएगी, और ये सिचुएशन आएगी तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, D3sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन ये नहीं आता, बल्कि क्या आता है, D2 sp3। ये एक ऑर्बिटल छोड़ देते हो आप, 2 ले लेते हो। हमने वीबीटी से पूछा ऐसा क्यों, वीबीटी ने कहा नहीं बताएंगे, हमने कहा क्यों, बोला आता ही नहीं है, क्लियर। अगला देखो, क्रोमियम लेता हूं H2O6 +3, और अगर मैं ये लेता हूं तो D3 आएगा, D3 आएगा, तो यहां देखो आप ये भरा हुआ है 3 तक, कोई दिक्कत नहीं है, वीक फील्ड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, हाइब्रिडाइजेशन आसानी से क्या बनेगा, D2 sp3, क्या बनेगा हाइब्रिडेशन आसानी से, D2 sp3, क्या बनेगा आसानी से, D2 sp3।
क्या बनेगा, D2sp3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम अब आएगी, जैसे ही मैं यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर देता हूं, ये अब समझना ध्यान से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते ही यहां पर D3 आ गया, ठीक है। 1 2 और ये 3 भर दिया, एक दो ये आपका एक खाली है, अब मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए था भैया कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैं तो वीबीडी के हिसाब से चलूंगा, पॉसिबल पेयर बनाऊंगा, पॉसिबल पेयर तो ये होना चाहिए, और पॉसिबल पेयर अगर ये होगा तो हाइब्रिडाइजेशन ये होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये, तब क्या हुआ, ये D3sp2 आना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं आता, इसका हाइब्रिडेशन आता है D2sp3, और इसका म्यू जो आ रहा है वो 3.87 आ रहा है, इसका जो म्यू है वो 3.87 बोर-मैग्नेटॉन आ रहा है, 3.87, इसका मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पेयरिंग नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पेयरिंग नहीं हुई। फिर से डाउट है साला पेयरिंग क्यों नहीं हुई, आपने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी, आपने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी, यहां भी पेयरिंग होनी चाहिए थी। ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर वो निकाल नहीं पाया, फंस गया, वो कंफ्यूज हो गया और हमने उसे कंफ्यूज कर दिया। इन सारे सवालों का आंसर अब आएगा, और वो कौन लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, CFT, कौन लेकर आएगा, CFT। तो ड्रॉबैक ऑफ VBT नोट करो पहले, ड्रॉबैक ऑफ VBT, पहला, VBT कांट एक्सप्लेन, VBT can't explain, VBT can't explain paramagnetic behavior of complex compound properly, VBT can't explain paramagnetic behavior of complex compound properly। दूसरा लिखो, VBT can't explain color in complex compound properly, कलर भी नहीं बता पाता ये, ठीक है। तो VBT can't explain color in complex compound properly, can't explain color in complex compound properly। अगला, VBT can't explain formation of high spin and low spin complex compound, high spin and low spin complex compound, high spin and low spin कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होते हैं, ये अभी CFT में समझ में आएगा, ये यहां पर मैं नहीं बता सकता कि ड्रॉबैक कैसे है, ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने, अपन बाद में पढ़ेंगे, क्या बोला मैंने, अपन बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ सबको यहां तक, बोलो। तो हाई स्पिन लो स्पिन भी वो नहीं समझा पाएगा। अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा CFT को देखना जरा, वापस से रिलैक्स होके समझते हैं अपन, ठीक है। क्या क्या बोला उसने, पहला, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आया था, अगर हम बात करते हैं, हम क्या लिखते हैं, कोबाल्ट 3,
आपको क्या करना था, 3d6 करना था। आपको d6 में इलेक्ट्रॉन भरने थे, 1 2 3 4 5 6, ये भर दिए। फिर इसके बाद आता है 4s, तो आपने 4s भर दिया, 4p भर दिया और ये 4d भर दिया। क्लियर सबको, आया ना? अब यहां पर आपने लगाया वीबीटी का रूल। वीबीटी ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैन चेंज कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल कैटायन और एटम एंड फॉर्म पॉसिबल पेयर। तो हमने लिखा था अमोनिया इज SFL, hence it will pair up unpaired electrons। तो ये पेयर अप कर देगा। ये पेयर अप कर दिया। पेयर अप करने के बाद ये जो दो बचे हैं ये हाइब्रिडेशन में जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा D2sp3। तो मैंने इसका हाइब्रिडेशन बताया था D2sp3, फिर मैंने लिखा था ऑक्टा, फिर मैंने लिखा था डाया, फिर मैंने लिखा था μ0। अब जो D है वो पहले आ रहा है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आ गया। मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बॉन्डिंग अच्छे से होगी, तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसी का एक नाम और बनेगा, क्या? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये वाले क्या कहलाते हैं? इनर्ट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इनर्ट कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद जब दूसरा वाला करवाया था, क्योंकि आपको डाउट फिर से आ रहा होगा, एक लेबाइल क्या होता है ना? कुछ नहीं होता। देखो अब ये कोबाल्ट +3 हो गया, ये आपका 3d6 हो गया, 3d6 है। अब क्या करें? एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6, ये आपका S हो गया, ये P हो गया, ये D खाली है। अब आप देखो वीक फील्ड F है कि नहीं है? तो अगर ये F माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड। अब आपको डाउट आएगा ये वीक फील्ड आपको कैसे पता चला? तो मैंने बोला था अमोनिया पिरिडीन, डाइपिरिडीन, बीच में फंस गया इन NO2CnCO, ये स्ट्रॉन्ग थे, बाकी सब वीक थे, तो उनको छोड़ दिया, ये वीक हो गया। Hence it will not pair up unpaired electrons। पेयर नहीं होगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। क्लियर? तो यहां से अब आप देखो ये क्या है? S, ये क्या है? 3 और ये D, तो काउंट करो इसमें क्या आएगा हाइब्रिडेशन? sp3d2। तो इसका जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो बनेगा sp3d2, फिर ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल, फिर बनेगा पैरामैग्नेटिक, फिर बनेगा म्यू। तो म्यू कितना है? 1 2 3 4, 4 है तो 4.92। और उसके बाद क्या हुआ? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, पैरामैग्नेटिक है, म्यू इज इक्वल टू 4.92 है। तो अब क्या होगा? बोलो अब क्या होगा? ये इनर या आउटर? वेरी गुड, आउटर। और आउटर कॉम्प्लेक्स को ही हमने क्या नाम दिया था? लेबाइल। आउटर कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया था? लेबाइल। ये वीबीटी था, इसके ड्रॉबैक्स थे।
अब जो आएगा वो आएगा CFT, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको VBT समझ में आया होगा। VBT सिर्फ इसलिए समझाना था कि VBT आपको पता रहे। बोर्ड में VBT से अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोले तो आप निकालना, वरना हाइब्रिडाइजेशन कभी भी VBT से मत निकालना, CFT से ही निकालना। CFT हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको एक डाउट आएगा कि हम किससे निकालें हाइब्रिडाइजेशन, VBT से निकालें कि CFT से? तो आंसर किससे निकालेंगे? हमेशा CFT से।